हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एग्जामपुर एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी चैनल पे, एग्जामपुर के एसएससी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, कम वॉट में हम अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ सकते, तो पढ़ाई करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आने वाला जो फेस्टिवल है वो बहुत और अच्छे धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर सके, राइट। सो त्योहार अपनी जगह पे, सेलिब्रेशन अपनी जगह पे है, थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को भी देना है, और इसीलिए हम पूरे एग्जामपुर की टीम जो है रेस्ट मोड पे नहीं है, आज भी आपको पढ़ाई कराएंगे, राइट। ओके, सो अभी इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। दो पेपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं तीसरा पेपर, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को एस्पायर करते हैं, आप एसएससी सीजीएल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना कि पिछले सालों में कैसे पेपर आए हैं, किस तरह का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस, किसका कितना वेटेज आया है ना, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सके। और इस बात को हम बखूबी जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को बखूबी समझते हैं, और इसीलिए आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं, राइट। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे गाइज हम आज, आप और हम दोनों मिलकर, ठीक है। चलिए जी, तो आप लोगों को भी सुपर डुपर एक्टिव रहना है। ये जो पेपर लिया है मैंने, ये है आपका एसएससी सीजीएल 2020 टियर 1 का 18 अगस्त 2021 को आया हुआ पेपर शिफ्ट 3 में, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसा था पेपर, अगर आप देते तो फिर किस तरह से उसको बनाते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The following sentence has split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. आपको क्या बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें गड़बड़ है ना, आइडेंटिफाई करना है कि एरर कौन से पार्ट में है। बहुत बढ़िया। The visitors complained at the poor accommodation they were provided during the tour, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि डिवाइडेड है, आपका देख सकते हैं 4 पार्ट्स में, किसमें क्या गड़बड़ है ये आपको बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द विजिटर्स कंप्लेंट, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। यहाँ पर कोई गड़बड़ नजर आ रही है आपको? आप सभी को एक्टिव रहना और आंसर करना है। आपके हिसाब से क्या गड़बड़ होगी, पहले मुझे ये जानना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। चलो फटाफट से सारे के सारे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, जो हम अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो ये बन जाएगा आपसे। गड़बड़ जो है वो कौन से पार्ट में है, ये जानने के लिए वापस से पढ़ते हैं। द विजिटर्स कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन, ये हो गया गड़बड़। यहाँ पे कंप्लेन की, एट नहीं, कंप्लेन किसी के बारे में की जाती है, तो किसी के बारे में कंप्लेन करना, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, अबाउट, है ना, यहाँ क्या आना चाहिए, अबाउट। तो ये आपका हो जाएगा द विजिटर्स कंप्लेन अबाउट द पुअर एकोमोडेशन, मतलब ये एट नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा अबाउट, ठीक है। ये क्या होगा, अबाउट द पुअर एकोमोडेशन। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये एट प्रेपोजिशन हटेगा और लगेगा अबाउट, क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं किसी के रिगार्डिंग, किसी के बारे, है ना, एट नहीं लगाया जाएगा वहां पे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगले सवाल पे देखते हैं क्या आया था भाई। हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है ना। ये भी आया हुआ पेपर में, आप देख सकते हैं कि दूसरा ही क्वेश्चन स्पेलिंग का आया हुआ है। एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, तो वोकैबुलरी का जो पोर्शन होता है अच्छा खासा आता है ना। वोकैबुलरी में 5 चीजें कवर होती हैं आपकी। स्पेलिंग एरर हो गया, आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, है ना, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 5 चीजें जो है कवर होती हैं और अच्छा खासा वेटेज रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा, अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, आंसर मिल गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है आंसर आपका। अप्रूवल बिल्कुल सही है, क्रिटिसिज्म भी सही है, स्पेलिंग सेंश्योर भी सही है। जो गलत है स्पेलिंग वो है आपकी हेलीकॉप्टर की, इसमें 2 बारी एल नहीं आएगा, एल 1 बार आएगा हेलीकॉप्टर में, ठीक है। हेलीकॉप्टर नहीं होता, हेलीकॉप्टर में एल जो है 1 ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ थी वो थी थर्ड पार्ट में, स्पेलिंग गलत थी थर्ड की। बहुत शानदार। चलिए जी, अभी क्वेश्चन देके घबराना नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो, वर्बल एबिलिटी में एक आपका हो गया क्लोज टेस्ट और एक आपका हो गया पैरा जंबल, ये टियर 1 में तो पूछे जाते ही क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपको पता है कि कोई चीज आने ही वाली है, तो उससे घबराना क्यों, उसको सीखने की, उसको बनाने की ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा क्या है, डायरेक्शन को पढ़ेंगे पहले। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, मतलब उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है।
अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। हमें इनको अरेंज करना इस तरीके से कि ये पढ़ने में सेंस दे, फिर आपको लगे कि हाँ ये प्रॉपर एक पैराग्राफ है, इसके बाद ये जिस सीक्वेंस में होना चाहिए सही सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, यस नहीं पढ़ना है। हम जाएंगे ऑप्शन मेथड से, ठीक है, ऑप्शन मेथड से चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, देखते हैं कि क्या बी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन में यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, चलो ए से शुरू करते हैं। ये गलती मत करना, ये कभी कभी ट्रैप भी होता है ना। आप देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा। देखिए क्या बी में The Hornbill Festival is the most anticipated cultural carnival of this state। ये this state कौन सा स्टेट है भाई, ये तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये this किसी और के लिए यूज किया गया है, इसके पहले कोई और वाक्य होगा, दैट मीन्स ये कैंसिल है ना। ऑप्शन मेथड एकदम फुल प्रूफ मेथड होता है, ठीक है। अब देखते हैं ए से स्टार्ट होगा क्या। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। तो यहाँ पर अभी देखो दी हॉर्नबिल फेस्टिवल बोला और फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि ये फेस्टिवल इंडियन हॉर्नबिल के नाम से जो है के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा ए से, क्योंकि ये जो ए है द फेस्टिवल बोल रहा है, तो कौन से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, ये किस पर रखा गया ये तो बताया गया, बट कौन से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई ना बात, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आपने ए को भी नहीं मानना, ए नहीं आएगा, मतलब ये वाला भी हट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है CBAD, यही आपका आंसर होने वाला है। थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एन एथनिकली डाइवर्स स्टेट, ठीक है। क्या बता रहा है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नागालैंड जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है, ब्यूटीफुल एंड एथनिकली डाइवर्स, मतलब अलग अलग तरह के एथनिसिटी है वहां पे, है ना। सो ये डाइवर्स स्टेट है बोला जा रहा है, यहाँ से होता है शुरू। अब बोलेंगे बी, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। अब आई बात की हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, नागालैंड को, दिस स्टेट, यहाँ का जो स्टेट का फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं, बहुत ही शानदार फेस्टिवल होता है ये, ठीक है। चलो अब उसके बाद लिखा है ए, द फेस्टिवल इज नेम्ड, अच्छा इसका हॉर्नबिल नाम कैसे पड़ा अब बताया जाएगा, ठीक है। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल, है ना, इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक बर्ड होती है, पक्षी है ना, उसके नाम पे रखा गया है। चलो अब बात करते हैं डी की। द हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडिशनल ट्राइबल हेडगियर्स वॉर्न ड्यूरिंग नागा फेस्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल लास्ट में आ गया डी, तो CBAD इज द करेक्ट सीक्वेंस, ये बिल्कुल हमारा आंसर हो गया। इसको एलिमिनेट करने में कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, कुछ सेकेंड्स ही लगे, कुछ सेकेंड्स में आपको आंसर मिल गया था। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराने का नहीं है, सिर्फ दिमाग से खेलना है और कुछ नहीं करना है ना। और दिमाग को ठंडा और शांत रखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सही बनाकर आएंगे, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड, अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है ये बताना है, ठीक है। चलो फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, काम एंड क्वाइट होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा, बाय एनी मीन्स अवेलेबल होगा, या ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस होगा। ईडियम का मतलब वो नहीं होता जो दिखता है, ठीक है, इसका एक हिडन मतलब होता है, वो ही आपको पहचानना है यहाँ पे। तो सारे के सारे जितने लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, है ना, और इसका आंसर भी कर दो जल्दी से, सुपर डुपर एक्टिव होके, है ना। चलो फिर आप लोग के लिए एक फेस्टिवल धमाका है, फेस्टिवल सरप्राइज है, वो क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए जी, फेयर एंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस होगा क्या, फेयर है तो ब्यूटीफुल से कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। बाय एनी मीन्स अवेलेबल, किसी भी माध्यम से जो अवेलेबल हो, बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं है यहाँ पे। फेयर एंड स्क्वायर यानी काम एंड क्वाइट नहीं होता, इसका मतलब होता है ये, है ना, अमंग द गिवन ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फेयर यानी जस्ट, है ना, सही, न्याय संगत, है ना। ये क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं कोई चीज जो न्याय संगत है, जो फेयर है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। फेयर एंड स्क्वायर, और जो न्याय संगत कौन सी होती है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बात समझ में आई, क्लियर हुआ सभी को, डन।
यस समझ में आई बात। तो यहाँ हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फेयर एंड स्क्वायर मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बहुत बढ़िया बात आई समझ में कि कैसे इडियम्स का मतलब वो नहीं होता जो दिखता है ना। चलिए फटाफट से, और अभी तो हम वोकैब की सीरीज भी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी सारे इडियम्स और फ्रेजेस सिखाए जाएंगे, ठीक है। अब ये लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखो बैक टू बैक वोकैब के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैक टू बैक। एंटोनिम बताना है मतलब विरोधी शब्द बताना है, उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना नहीं भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट की गलती कहाँ हो जाती है पता है, वो डायरेक्शन को पढ़ते ही नहीं अच्छे से, है ना। एंटोनिम सिनोनिम को ध्यान से पढ़ना है। एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, फैलेसी। और मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है इसकी, ठीक है। फैलेसी का उल्टा क्या होगा, चीट, फ्लॉ, ट्रिक, ट्रूथ। अमंग द 4 गिवन ऑप्शंस ना, 4 ऑप्शन जो दिए हैं ना, उसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो बिल्कुल एक साथ मैच करते होंगे और एक अलग होगा। 90% ऑफ दी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में 90% ऑफ द टाइम। तो सिनोनिम और एंटोनिम से घबराने का बिल्कुल नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। यहाँ पे मैं बोलूँ आपको ऑड वन आउट को निकालो तो किसको निकालोगे बाहर। देखिए चीट करना, धोखा देना, फ्लॉ होना, गलती होना, किसी में कमी होना, ट्रिक करना किसी को मतलब धोखा ही देना हुआ, ट्रिक करना किसी को तो धोखा देना, फ्लॉ होना, चीट होना, ये तीनों नेगेटिव हुआ कि नहीं हुए। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, नेगेटिव हो गए वर्ब्स। अभी आप देखो जो अलग है वो क्या है, ट्रूथ, सच्चाई, सच। तो फैलेसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रूथ, क्योंकि फैलेसी का मतलब ही होता है ट्रिक करना, धोखाधड़ी करना, धोखा देना, यही फैलेसी का मतलब होता है। क्लियर हो गई बात। अब आया समझ में। मैंने यही टेक्निक जो 5000 वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2 क्लासेस की हैं, उसमें मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स बताई हैं। इसके पहले भी वोकैब की क्लासेस मैंने ली हैं आप लोगों की, और यही ट्रिक मैंने बताई है आपको कि सिनोनिम और एंटोनिम में क्या करना है। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शन देख लिया मतलब आपका हाफ टास्क डन है, मोर देन हाफ, ठीक है। चलो तो आंसर मिल गया हमको इसमें। अगला सवाल फिलर्स का है, ये भी एक तरह से वोकैब का ही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। ये देखना है इसमें क्या आएगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी। गोपाल को क्या करना मुश्किल था, ये वॉच अ हॉरर मूवी। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश, टू परस्यूएड, टू कंसल्ट, टू डिस्यूएड, टू कन्फर। क्या आंसर आना चाहिए भाई। कॉन्टेक्स्ट को समझो। फिलर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लिखी हुई लाइन है वो उसका मतलब क्या है, ये समझो पहले। मतलब समझ गए तो आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है, होता है ना, कई लोगों को हॉरर मूवी से क्या लगता है, डर लगता है ना। तो मनाना उनको कि चलो हॉरर मूवी देखते हैं, क्या होता है, बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो क्या करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जिनको हॉरर मूवी से डर लगता है उनको हॉरर मूवीज देखने के लिए मनाना, है ना। तो मनाना को क्या बोलेंगे, देखो हिंदी में इसको हमने सिर्फ समझा और हमको आंसर मिल गया, मैंने ये देखा भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस को पढ़ा, हमको आंसर मिल गया ना। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मनाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को। तो मनाना के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, परस्यूएड, डिस्यूएड, ये तो ऑपोजिट हो गया एक दूसरे के। परस्यूएड इन्हें होता है मनाना, टू आस्क समवन और टू कन्विंस समवन, है ना, टू डू समथिंग, वो हो जाएगा परस्यूएड करना, मनाना, है ना। और डिस्यूएड मतलब टू आस्क समबडी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, वो डिस्यूएड करना होता है कि उसको बिल्कुल उल्टा। मनाना किसी काम को करने के लिए पुश करना, किसी काम को नहीं करने के लिए पुश करना, वो डिस्यूएड हो जाएगा। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, आंसर आपका फर्स्ट आएगा। कंसल्ट करना यानी सलाह मशवरा करना, किसी से बातचीत करना। कन्फर करना क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। कन्फर करना यानी क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। क्या हो जाएगा कन्फर करना यानी, हाँ जी, है ना, डिस्कस करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी चीज को डिस्कस करना, डिसीजन पे पहुंचने के लिए आपस में बातचीत करके डिस्कस करना और एक निर्णय पे पहुंचना, वो होता है कन्फर करना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट इज द आंसर, परस्यूएड करना हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई जी, सभी को क्लियर हुआ। यस, चलो अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। one word substitution की बात की जा रही है यहाँ पे। वो कैप का क्वेश्चन अगेन, a dynamic campaign for political, social और religious change। एक कोई कैंपेन करना जिसमें आप एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉज हो, चाहे वो सोशल कॉज हो, चाहे वो रिलीजियस कॉज हो, मतलब नैतिकता के लिए लड़ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज करवाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई अच्छा बिलीफ है आपका जिसको सही कर, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, है ना, मतलब कुछ अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, म्यूटिनी बोलेंगे, वॉर बोलेंगे या क्रूसेड बोलेंगे। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से इसका,
बहुत सिंपल है, वॉर तो नहीं होगा, है ना, झगड़ा लड़ाई, वॉर तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हट गया, ये भी झगड़ा आर्ग्यूमेंट होता है ना, या बहस होती, कॉन्फ्लिक्ट जब फाइट हो गई, झगड़ा हो गया, उसको बोलेंगे म्यूटिनी। म्यूटिनी तो भाई एकदम बगावत करना होता है बेसिकली, है ना, जैसे बोलते हैं कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर बॉस के अगेंस्ट हो जाएं और उस पर धावा बोलते हैं, लाइक किसी बात को ना माने, उसके किसी आदेश को ना माने, तो वो बगावत करना होता है। तो बेसिकली म्यूटिनी मतलब, है ना, आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सोल्जर्स के विषय में बोला जाता है सैनिक बगावत, सैनिकों की बगावत जो होगी, है ना, एकदम रिवोल्ट कर जाना, उसको कहेंगे म्यूटिनी। तो वो सैनिक भी हो सकते हैं, सोल्जर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं जो बगावत करे, अपने बॉस, अपने अथॉरिटी के आदेश को ना माने, वो म्यूटिनी हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो क्रूसेड है। क्रूसेड मतलब एक अच्छे कॉज के लिए, चाहे वो रिलीजियस चेंज हो, चाहे वो सोशल चेंज हो, उसके लिए लड़ाई करना, नॉट हिंसा करना, बट उसके लिए फाइट करना, अच्छे कॉज के लिए फाइट करना, उसको कहते हैं। फाइट करने का मतलब ये नहीं कि वेपन्स उठा लिए, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्रूसेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जंबल, पैरा जंबल का फिर से एक क्वेश्चन आया गाइस, जल्दी से देखेंगे कि इसमें क्या, 2 क्वेश्चन, देखो टियर 1 का पेपर है, वो सेम पेपर है, सेम पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके पैरा जंबल के, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पैरा जंबल्स, ठीक है। देखो क्या है इसमें, अरेंज करना है, हम सीधे ऑप्शन मेथड से ही जाए क्या, है ना। डी लिखा हुआ है पहले, डी में देखते हैं क्या है, वंस अ लायन वेंट हंटिंग विथ 3 अदर बीस्ट्स। बिल्कुल डी से लग रहा ना, शुरू हो रहा है कि डी से। एक बार की बात है कि लायन जो है हंटिंग के लिए गया 3 और बीस्ट्स के साथ, 3 और बड़े बड़े जानवरों के साथ, ठीक है, बीस्ट्स के साथ। फिर लिखा है सी, he took the last portion because an accident would befall anyone who laid upon it। अच्छा, अब तो ये बात गलत हो गई यहाँ पे तो ये ठीक है कि डी से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है ही टुक लास्ट पोर्शन, तो लास्ट पोर्शन के पहले अनदर पोर्शन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये 1 पोर्शन, ये भी तो आना चाहिए। लास्ट पोर्शन डायरेक्टली कैसे बोल देंगे, मतलब ये कैंसिल हुआ, पर डी से शुरू हो रहा था, है ना, डी से लग रहा था शुरू हो रहा है, तो क्या हम इसको कंसिडर करें, करते हैं। पहले सी को देख लेते हैं, क्या सी से हो सकता है स्टार्ट, ही टुक, ही से स्टार्ट होगा नहीं, कैंसिल करो। बी से स्टार्ट होगा क्या, ही टुक, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आंसर मिल गया, तीसरा मेरा आंसर है, फॉर श्योर कंफर्म मेरा आंसर तीसरा है। कितना टाइम लगा मुझे इसको सॉल्व करने में, आप ही बताइए। मैंने सिर्फ ऑप्शन को, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, क्या स्टोरी है मुझे पता भी नहीं है, बट सिर्फ मैंने ऑप्शन देखा और ऑप्शन से मुझे आंसर मिल गया और मैं 100% श्योर हूं कि यही आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए जी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, Once a lion went hunting with 3 other beasts। ये समझ में आई बात कि एक बार की बात है कि लायन 3 और जानवरों के साथ जो है वो गया हंटिंग करने पे। उसके बाद क्या लिखा है, ए, when it was time to divide the spoils, the lion, जब वो हंट करके आए, है ना, जिसको मार वार के आए, हंट करके आए, अब उसको बारी आई डिवाइड करने की, ठीक है। डिवाइड करने की बात आई तो 3 लोग गए तो 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, है ना। The lion took 1 portion for his title as a king of the forest। उसने एक पोर्शन उठाया कि ये मेरे टाइटल के लिए कि मैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट हूँ, ठीक है, एक उठाया। दूसरा फिर क्या बोला है, फिर उसके बाद लिखा है बी, है ना, he took another portion, 1 लिया, उसी के बाद तो बोलेंगे ना another portion because he was a partner and yet another because he was the strongest, है ना। एक उठाया क्योंकि वो पार्टनर है उसमें, और फिर से एक उठाया क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। तो 3 पोर्शन तो उसने यही ले लिए, है ना। अब उसके बाद he took the last portion, लास्ट को भी ले लिया, है ना, because an accident would befall anyone who laid upon it। क्योंकि अगर उस लास्ट पोर्शन पे जो और 3 बीस्ट्स है ना, उन्होंने अगर ऐसे हाथ रख लिया होता कि हमारा है, फिर तो वहां पे दंगे ही हो जाने थे, है ना, मतलब फिर तो वहां पे क्या हो जाता, फिर तो एक्सीडेंट ही हो जाता वहां पे, है ना, वापस से लड़ भी लेते। क्योंकि देखो लायन की एक तरीके से दादागिरी कि मैं जंगल का राजा हूं तो मैं लूंगा, मैं ये हूं तो मैं लूंगा, मैं स्ट्रांग हूं तो मैं लूंगा, और लास्ट जो बचा है उसको कोई और छू नहीं सकता क्योंकि मैं लूंगा, राइट। बात आ गई समझ में, तो ये हो गया 3, ठीक है। चलो बात समझ में आई, कितना आसान था क्वेश्चन, देखने में लेंदी लग रहा था, पहले से दिमाग में नोशन नहीं बना लेना कि अरे ये तो लेंदी है, इसको टाइम लगेगा, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, भले आपका सीक्वेंस प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है कि पहले आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लिए फिर आप वर्बल एबिलिटी पे आए, पर छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो बड़े दिखते हैं वो सिर्फ दिखावे के होते हैं। आंसर मिलना आपकी सूझबूझ पे निर्भर करता है, और वो सूझबूझ ये है कि आपने ऑप्शन मेथड लिया फटाफट से। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसमें, 1 मिनट बहुत बड़ी बात है, 30 सेकंड के अंदर मुझे आंसर मिल गया था, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं। तो यही टेक्निक आपको एग्जाम में भी काम आएगी, याद रखिएगा इस बात को और इसको आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है इसमें,
4 पार्ट्स में डिवाइडेड लिखा है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जिसमें एरर है देखते हैं। The weather is much more warmer than it was a few days before। देखो अब मिलेगी एरर यहाँ पे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव, is much than it was a few days before, कंपैरिजन है, than लिखा हुआ है, the weather more warmer। अभी मुझे बताओ कि more शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? वार्मर और मोर वार्मर में क्या क्या गलत क्या हो गया? गलती ये हो गई कि जब आप किसी एडजेक्टिव को ER फॉर्म पे बना सकते हैं तो वहां पे मोर नहीं लगाया जाता है ना? गलती यहाँ पर ये हो गई। आप जिसको जैसे मान लेते हैं ये ब्यूटीफुल लिखा होता है यहाँ पे, है ना, ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल लिखा होता तो ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर तो नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके साथ में हम मोर लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि वार्म को वार्मर कर सकते हैं। और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये गड़बड़ है और आपको क्या बताना है? गड़बड़ वाला पार्ट ही बताना है कि मोर नहीं आएगा, यहाँ पे वार्मर होगा। आप पढ़ते हैं इसको। The weather is much warmer than it was a few days before। अभी ज्यादा गर्म है इस ना पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, ठीक है। आई बात समझ में कि तो ये कंपैरेटिव जो फॉर्म है सुपरफ्लुअस हो गया, डबल कंपैरेटिव आ गया, नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ फोर्थ की। अगला सवाल जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारी एग्जाम्पुल की टीम आपके लिए क्या लेकर आई है। दिवाली धमाका, ठीक है। धमाका आप लोगों को नहीं करना है वो पटाखों वाला, बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं करना, इको फ्रेंडली दिवाली खेलनी है। धमाका तो ये है कि आपको ये सरप्राइज दिया जा रहा है, आप एग्जाम्पुल एप्लीकेशन पर चल रहे किसी भी कोर्स में आप 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। 27 अक्टूबर तक का आपके पास में टाइम है कि जो भी कोर्सेस लाइव चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, आप जो मर्जी वो कोर्स खरीद सकते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, सखा है, बंधु हैं, जितने लोग भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे एप्लीकेशन पे। उनमें से कोई सा भी कोर्स आप उठा लीजिए, उसमें ये कोड लगाना है बस, दिवाली 75। मतलब आपको दिवाली के उपलक्ष्य में, इस त्योहार के उपलक्ष्य में 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई भी कोर्स हो उस पर। आप सोचिए ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। मान लेते कोई कोर्स 1000 रुपए का है और उसमें आपको 75% का अगर डिस्काउंट मिल जाए तो वो तो 250 में हुआ, और पूरा सारी सुविधाओं के साथ। ऐसा नहीं कि आपको पैसे कम दे रहे तो सुविधा कम देंगे, सारे बेनिफिट्स के साथ में वो कोर्स मिलेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल इस रेट पे। बट हाँ, टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड है, दिवाली है इसीलिए ऑफर दिया गया है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपने पेरेंट्स पे बर्डन ज्यादा नहीं डालना चाहते हैं, अभी आप अर्निंग नहीं है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कोर्स आपके लिए, ये ऑफर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप खुद भी अवेल करिए इस अपॉर्चुनिटी को, और आपके जितने भी दोस्त हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उन तक भी ये न्यूज पहुंचाइए, उन तक भी ये खबर पहुंचाइए कि दिवाली 75 कोड लगाओ और 75% का डिस्काउंट पाओ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुविधा हो, टिकर चल रहा होगा अभी आपके यूट्यूब इसी सेशन पे, फोन नंबर दिया है, वहां पे फोन करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये था ऑफर और सरप्राइज हमारी तरफ से आपके लिए, दिवाली का गिफ्ट, तोहफा तोहफा तोहफा, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। Select the option that expresses the given sentence in active voice, है ना। एक्टिव वॉइस में क्या बता रहा है बताओ? ये बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये पैसिव में है, अब आपको इसको एक्टिव में बनाना है। एक बात मैं हर बार रिपीट करती हूँ, मैं फिर से बोलूंगी, वॉइस की बात जब आती है तो वॉइस में नो चेंज ऑफ टेंस होता है, नो चेंज इन टेंस, ठीक है। टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, एम लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट है, हाँ या ना, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करेंगे, तो बाकी सबको हटा दो। विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में पेड लिखा है, ये तो पास्ट हो गया। 3 ऑप्शन यूं ही मेरे कैंसिल हो गए, बचा एक ही ऑप्शन, ये है मेरा आंसर। पढ़ना चाहिए क्या मुझे? नहीं पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि एक ही आंसर होगा। My organization pays me weekly, I am paid weekly by my organization, बन गया आंसर सेकेंड। 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट और एक्यूरेट, और साथ में बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में आपको ये आंसर मिला, ठीक है, सेकेंड्स में। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है मतलब समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द, सेम मीनिंग हो उसकी जिसकी, है ना। पॉइनेंट, पॉइनेंट, इसको पॉइगनेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये होता है पॉइनेंट, है ना। पॉइनेंट का क्या मतलब होगा, सेम मीनिंग पूछा है। टचिंग, क्वाइट, ब्यूटीफुल, हैप्पी। क्वाइट लिखा है ना, एक होता है क्वाइट एडवर्ब, एक होता है क्वाइट एडजेक्टिव। तो ये चुप होना, साइलेंट होना, क्वाइट होना, ब्यूटीफुल खूबसूरत होना, हैप्पी खुश होना, है ना, और टचिंग, है ना। तो क्या इसका मतलब होगा आपके हिसाब से? सबके सब कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में, जल्दी से कोशिश करिए भाई। चलिए जी, बता दीजिए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से। देखो, पॉइनेंट का सिनोनिम होगा, ये ना ब्यूटीफुल है, ना हैप्पी है, ना क्वाइट है, ये है टचिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आपको आपकी किसी मेमोरी की याद करा दे, मार्मिक हो, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही करुणा रस के साथ में है। करुणा रस समझते हैं ना आप लोग, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल कर दे आपको, है ना, तो टची हो जाए आप जो टची हो जाएंगे किसी की स्पीच से, किसी के बोलने से, किसी के गाने से, है ना, तो आप बहुत ज्यादा टची और इमोशनल हो गए, तो वो होता है आपका पॉइगनेंट होना, इसीलिए यहाँ पे टचिंग लिखा गया है, ठीक है। ये है आपका इसका सिनोनिम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ पॉइगनेंट, ठीक है, बात आई समझ में। चलो जी, अगला सवाल लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ये वाला पार्ट है जो हाईलाइटेड है, ठीक है, फेल ओवर, ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, ठीक है। अभी कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं पहले, क्या बोला गया है सेंटेंस में कि ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू, किस वजह से, उसकी बीमारी, इलनेस की वजह से क्या हुआ होगा, वो पढ़ाई में क्या हो गया, फेल ओवर हुआ, फेल आउट हुआ, फेल बिहाइंड हुआ, या फेल फॉर हुआ। पास्ट का स्टेटमेंट है तो फेल ही आएगा यहाँ पे। तो बीमार होने की वजह से वो पढ़ाई में आगे निकल गया, बीमार होने की वजह से वो पढ़ाई में गिर गया, या बीमार होने की वजह से वो पढ़ाई में पीछे हो गया। कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्योंकि वो बीमार था, इल था, है ना, तो वो जो पढ़ाई में, स्टडीज में बीमारी की वजह से छुट्टी ली होगी, छुट्टी की वजह से पढ़ाई में पीछे हो गया, कोर्स आगे बढ़ गया, है ना, बात समझ में आई। तो वो पढ़ाई में क्या हुआ, पीछे हुआ, है ना, ना आगे हुआ ना गिरा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाना चाहिए, फेल बिहाइंड। Behind is the preposition that will fit here. So he fell behind in studies owing to his illness. Illness की वजह से पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह गया वो। बात आगे समझ में, इसीलिए कहते हैं पहले पढ़ो और उसका मतलब समझो। जैसे ही मतलब समझोगे हिंदी में, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ड फिट होगा यहाँ पे, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे है, तीसरा सही उत्तर था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट में है नरेशन। अभी नरेशन में मैं वही बात बोलूंगी जो मैं आपको वॉइस में बोलती हूँ, पर वो उसका उल्टा होता है, चेंज करना पड़ता है इसमें, चेंज इन टेंस तो होता है, ये कंपलसरी है नरेशन में, है ना, करना ही है ना। बट जब वॉइस की बात करते हैं तो वहां पे नहीं करते, वॉइस में चेंज नहीं होता, नरेशन में चेंज होता है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। प्लीज आ गया मतलब बात आधी खत्म, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज आया मतलब रिक्वेस्ट है। राज सेड टू हिज फ्रेंड, है ना, पास्ट में है, प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, सिर्फ एक चीज, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात तो हम सीधे वर्ब पे अटैक करते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको कोई एक और चीज बताऊंगी, वर्ब देखना है, टेंस देखना और चेंज करना है, ठीक है। पर एक और बात है कि जो दिस दिया है, ये दिस क्या हो जाएगा, ये दैट हो जाएगा, है ना। जब हम चेंज करेंगे तो ये दिस जो है ये दैट हो जाएगा। कहीं दिया है क्या दैट, एक ही जगह पे दिया हुआ है दैट, ये मेरा आंसर है, डन मेरा आंसर। मुझे किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कहीं पे दैट दिया ही नहीं हुआ है। दिस कन्वर्ट होगा दैट में और वो दिया है सेकंड में, मतलब मेरा आंसर सेकंड है। और प्रूफ करें,
राज ने ऑर्डर किया क्या? उसने तो रिक्वेस्ट की थी, ये कैंसिल हो गया। थ्रेटन किया क्या? धमकी दी क्या? ये भी कैंसिल हो गया। प्लीज बोला है, रिक्वेस्ट आया एक ही ऑप्शन में, ये भी मिल गया आंसर आपको, ठीक है। सेड नहीं होगा, प्लीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। मिल गया आंसर भाई। अभी यहाँ पर दो चीजों से आंसर मिला, एक तो दिस का दैट और दूसरा प्लीज है तो रिक्वेस्ट, है ना। यहाँ पर सीधे सीधे आंसर आपको एक ही मिल गया। अगर 2-3 जगह रिक्वेस्ट लिखा होता तो फिर भी हम और चीजों को देखते हैं ना। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्लियर हो गई बात। और दूसरा मी तो कभी नहीं आएगा, हेल्प हिम होगा यहाँ पे। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में और एक्यूरेसी के साथ आंसर आया, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, जल्दी से बताएंगे। ये टास्क तो आपको करना पड़ेगा। स्पेलिंग एरर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा, और आते ही आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। क्या होगा भाई आंसर इसका? देखते हैं। सेंटिमेंटली, सब्सिक्वेंटली, सब्सटैंशियली और सॉलिसिटेशन। ध्यान से देखो तो मिल जाएगा आपको। एक चीज पता है ना कि क्यू का यूजेस जो होता है, जब भी हम क्यू को यूज करते हैं, क्यू को बिना यू के नहीं यूज किया जाता है ना। किसी स्पेलिंग में बात कर रहे हैं, है ना। अब्दुल्ला कतर में तो नहीं आता मैम, ठीक है, वो शहर का नाम है। तो इसको देखिए, यहाँ पे क्यू को हमेशा यू के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पर यू मिसिंग है, ये आपका हिंट था। आंसर सब्सिक्वेंटली में क्यू के बाद यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये गड़बड़ है स्पेलिंग की। सेंटिमेंटली, भाव इमोशनल, है ना, होना, वो बिल्कुल सही है। सब्सटैंशियली मतलब प्रचुर मात्रा में, ग्रेट इन क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है ना, सफिशिएंट जितना होना चाहिए। सॉलिसिटेशन ये भी करेक्ट दिया हुआ है, मतलब टू आस्क someone for something or obtain something from someone, वो that is उसको बोलते हैं हम solicitation, ठीक है। किसी से कुछ मांगना या किसी से कुछ obtain करना, है ना। कोई चीज लेना, कुछ फेवर लेना, किसी से कुछ obtain करना, है ना। to try to take something from someone, वो हो जाएगा solicitation। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर क्यू के बाद यू नहीं था, दो है सेकेंड वाला जो आपका गलत स्पेलिंग दी हुई थी। स्पेलिंग एरर बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाले होते हैं, ठीक है, बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगला सवाल भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, बहुत सारे क्वेश्चन आए वो क्या आपके। काम, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है काम। कीप काम, इट्स माय बर्थडे मंथ, है ना। कीप काम ऐसा, कीप काम वैसा, ये काम वर्ड बहुत सुनते हैं आप लोग, है ना। तो काम मतलब क्या होता है? शांत होना, है ना। क्रैंकी होना, रिलैक्स्ड होना, क्लीन होना, जॉयफुल होना। काम होना यानी जॉयफुल होना होता है क्या? होते होंगे वो जॉयफुल, बट जॉय तो दिखता है फेस में ना, खुशी तो चेहरे पे दिखती है। तो जॉयफुल होना नहीं होगा। काम यानी क्लीन होना, ये भी नहीं होता है। सफाई से लेना देना नहीं है उसका, है ना। एक ऐसा पर्सन जो सफाई पसंद ना हो वो भी काम रह सकता है, ठीक है। रिलैक्स्ड और क्रैंकी, तो क्रैंकी तो उल्टा हो जाएगा भाई। क्रैंकी तो ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बहुत स्ट्रेंज है ना। वियर्ड हो गया, स्ट्रेंज हो गया, है ना। बैड टेम्पर्ड हो गया, फसी हो गया, ये होता है क्रैंकी, है ना। बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रम्पी हो जाना, है ना, ग्रम्पी कहते हैं इसको। मुंह फुला लेना छोटी छोटी बात पे, है ना, जैसे फूफा जी लोग शादी वादी में। तो क्रैंकी जो है नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होता है काम यानी कि रिलैक्स्ड, मतलब मुफ्त में मिलने वाले नंबर है। काम किसको नहीं पता भाई, काम और रिलैक्स का कनेक्शन यहाँ पे और कुछ दिया भी नहीं है ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया सेकेंड। अगला सवाल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो क्या आपकी भरमार है भाई। 25 क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आपके वो क्या आपके हो गए, समझ रहे हैं आप वेटेज वो क्या आपका। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहाँ पे ना गरीबी है, ना कोई पीड़ा है, ना तकलीफ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो ऐसी काल्पनिक दुनिया को क्या कहते हैं, एक ऐसी काल्पनिक सोसाइटी को क्या बोलेंगे हम? हेवन, यूटोपिया, ड्रीमलैंड या पैराडाइज। अब अगर आप बोलोगे हेवन तो पैराडाइज में क्या अंतर है भाई? हेवन और पैराडाइज को हटा दो फिर आप, है ना। ड्रीमलैंड सपनों की दुनिया, है ना। तो सपनों की दुनिया भी नहीं होगा, उस प्लेस को कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया दैट इज एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा है, ना गरीबी है, ना कोई तकलीफ है, सिर्फ सब कुछ अच्छा है। तो वो होता है एक आपकी ख्याली दुनिया, है ना, या बोल सकते हैं कि इमेजिनरी जो आइडल प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। बहुत बढ़िया,
चलिए जी, अगला सवाल फिर से आ गया। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठना मतलब क्या हो जाएगा? अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, प्रोटेक्ट समथिंग, पोक फन एट पीपल, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। सिट ऑन द फेंस मतलब क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? या फिर पोक फन एट पीपल, दूसरों का मजाक बनाना होगा क्या? पोक फन बिल्कुल नहीं। किसी चीज को प्रोटेक्ट करने से मतलब है नहीं है। अब दो चीजें बची है, या तो होगा अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन या फिर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। सिट ऑन द फेंस, फेंस पे खड़े आने कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, फेंस पे तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए पहला है करेक्ट आंसर, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, है ना, सब कुछ लास्ट मोमेंट के लिए, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, उसको बोलेंगे सिट ऑन द फेंस। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो ये इडियम का मतलब था पहला वाला, जिनको पता था अच्छा, जिनको नहीं पता था उनको मालूम चला। ठीक है जी, अगला सवाल। शी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड डैश टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है यहाँ पे। समझते हैं पहले क्वेश्चन को, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। उसे पता था, शी न्यू दैट, कि टू अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, वुड डैश टू एडमिटिंग शी हैड फेल्ड, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि उसको ये मालूम था कि अगर वो जाकर माफी मांगती है तो मतलब वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो फेल हो गई है ना। बात समझ में आई कि अगर वो जाकर माफी मांगती है तो ये वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो फेल हो गई है। तो माफी मांगना इज इक्वल टू फेल होना, यहाँ पे ऐसा ऐसा ये सोच रही है ना। शीन्यू, उसे मालूम था कि वो अगर जाके माफी मांगती है तो उसका माफी मांगना विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? कि वो फेल हो गई, है ना। ये तो है ना, मतलब यहाँ पे अब देखते हैं ऑप्शन में क्या आएगा। टैंडम, टैंजिबल, टैंटमाउंट, टैंटलाइजिंग। अब हो सकता है बहुत लोग को मतलब किसी का भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, तो भी आगे बढ़ना, फिर मतलब नहीं पता होगा तो। अब देखो यहाँ पे टैंडम यानी कोई चीज इस तरह से अरेंज्ड है कि एक के सामने एक है ना, कि मान लेते दो लोग खड़े हैं तो इन टैंडम खड़े हैं, है ना, तो वो एक दूसरे के सामने ऐसे इन फ्रंट, कोई दो चीज है तो दो आमने सामने है, इन फ्रंट है, ऐसी पोजीशन है तो वो टैंडम होता है। ये कैंसिल करो, पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहे हम। टैंजिबल मतलब वो चीज दैट कैन बी सीन, जिसको देख सकते हैं आप, है ना, जिसको छू सकते हैं आप, तो वो होती है टैंजिबल। इनटैंजिबल उल्टा हो जाता है उसका, है ना। तो टैंजिबल मतलब दैट विच कैन बी सीन, है ना, दैट विच कैन बी सीन। ठीक, ये हो गया। अभी टेंटलाइजिंग मतलब क्या होता है, जैसे बहुत तेज भूख लगी हो आपको और आपके सामने कोई पानी पूरी खा रहा हो या चाट पापड़ी खा रहा हो या बहुत डिलीशियस खाना खा रहा हो, है ना, तो क्या होगा, आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपको भूख भी लगी है एक तो, और सामने वाला इतनी चटपटी और इतनी मजेदार सी डिश खा रहा है जो आपको पसंद है बहुत, तो ऐसा क्या हो जाएगा, आपका माउथ वाटरी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दैट साइट विल टेंटलाइज योर टेस्ट बर्ड्स, दैट साइट ऑफ फूड विल टेंटलाइज योर टेस्ट बर्ड्स, मतलब आपकी टेंटलाइज करेगी मतलब टेम्प्ट करेगी, बेसिकली अगर बोला जाएगा तो ये टेम्प्ट करेगी, आपको ललचाएगी, वो साइट जो है आपको क्या करेगी, ललचाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि जी ललचाए रहा न जाए, वो वाली फीलिंग जो होती है वो हो जाएगी टेंटलाइजिंग। तो यहाँ पे कोई लालच का लेना देना है क्या? नहीं है ना। आपके पास आंसर बचता है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट यानी क्या होता है, किसी चीज का इक्विवेलेंट होना किसी दूसरी चीज से, है ना। जैसे मतलब एक है कि सोल्जर ने रिक्वेस्ट की बाकी सोल्जर से, या सोल्जर्स के कैप्टन ने रिक्वेस्ट की बाकी सोल्जर से कि ये वाला काम मुझे डन चाहिए, रिक्वेस्ट की, पर उसका बोलने का जो तरीका था वो ऐसा लग रहा था वो रिक्वेस्ट इक्वल टू ऑर्डर था। तो कोई एक इमोशन या कोई एक चीज जो दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, उस वैल्यू के इक्वल है, उसको बोलेंगे टेंटामाउंट। जैसे यहाँ पर माफी मांगना विल बी इक्वल टू हार को एक्सेप्ट करना, ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे टेंटामाउंट। किसी वैल्यू किसी चीज के इक्विवेलेंट होना, इक्वल होना, उसको बोलते हैं टेंटामाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये वर्ड आएगा टेंटामाउंट, किसी वैल्यू का किसी सिचुएशन का बिल्कुल इक्वल होना, है ना, उसको बोलेंगे टेंटामाउंट। तो टेंटामाउंट टू, वैसे भी आप देखो कि टू के पास ए वर्ड के बाद क्या फिट होता, वो टेंडम टू बिल्कुल नहीं होता, टेंजिबल टू नहीं, टेंटामाउंट टू यस, टेंटलाइजिंग टू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिट भी ये हो रहा था। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एंटोनिम फिर से आ गया। देखो वोकैब ही भरी पड़ी है इसमें तो, है ना। एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है हैसल्ड,
का उल्टा, है ना, रिलैक्स्ड, अनॉयड, वरीड और स्ट्रेस्ड। एक ही वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, देखो आप इसी एक ही एग्जाम में, काम का मतलब भी रिलैक्स्ड था, है ना, सिनोनिम बताना था, रिलैक्स वर्ड फिर से आ गया यहाँ पे, और हमको बताना है हैसल्ड का उल्टा। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको आंसर मिल गया। हैसल्ड मतलब बहुत ही हरी में होना, हसल में होना, है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन में होना, अनॉयड यानी गुस्से में होना, वरीड यानी कि चिंता में होना, स्ट्रेस मतलब भी चिंता में ही होना। तो ये तीनों एक ही तरह में, एक ही तरह के हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक ही है आपका पॉजिटिव। हैसल्ड हड़बड़ी में होना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होना किसी चीज की, है ना, बहुत सब कियोस होना, उसका उल्टा क्या होगा, रिलैक्स होना। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड इज ऑपोजिट टू द हैसल्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल ये रहा, क्या लिखा है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड देन नो सब्स्टिट्यूशन आपको चूज करना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मुझे ये, अच्छा ओके, हाँ सब्स्टिट्यूशन ये अंडरलाइन करना भूल गई हो, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अभी यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा आर से, है ना, आर डोनेटेड बाय द कमिटी, यहाँ तक ये अंडरलाइन पार्ट है, यस ठीक है। चलो, 50 liters of milk are donated by the committee to the orphanage every week। अभी देखो ध्यान से पढ़ते समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। मिल्क जो है लीटर्स में काउंट कर रहे हैं, इसको लीटर में ही काउंट किया जाता है। मिल्क जो है वो क्या होता है आपका, ये कभी भी काउंटेबल नाउन्स में नहीं आएगा, इसकी क्वांटिटी बताई जाती है, नंबर नहीं बताया जाता, इसकी क्वांटिटी एड्रेस की जाएगी, नंबर कभी नहीं बताया जा सकता। तो मिल्क काउंटेबल नाउन्स में कभी नहीं आता। बोलोगे काउंटेबल नाउन में नहीं आता तो 50 कैसे आया, 50 तो लीटर के साथ आया ना भाई, लीटर एक मेजरमेंट की यूनिट है, नाप तोल करने की यूनिट है, उसके साथ 50 आया है, 50 लीटर्स। इसमें तो मेजर कर सकते हैं ना, बट क्या 50 मिल्क बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इसीलिए ये क्या हुआ, ये आपका अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ और एक सिंगल यूनिट की तरह, तो आर कभी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इज। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इज डोनेटेड बाय द कमिटी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 50 liters of milk is donated by the committee, that is the correct answer। milk uncountable इसलिए यहाँ पर is आएगा। 50 liters, लीटर्स को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिल्क को नहीं। चलिए जी अगला सवाल, और अगला सवाल है क्लोज टेस्ट का, और ये आपका आया है 18 नवंबर 2020 के पेपर में, एसएससी सीजीएल के 18 नवंबर 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये काफी आसान है। मुझे पता है क्लोज टेस्ट को देखते ही, पैराजंबल को देखते ही आप लोग भागने को दौड़ते हैं, और वही गलती करते हैं आप। बहुत ही आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, आंसर भी यहीं पे, क्वेश्चन भी यहीं पे, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, दैट्स इट। चलिए फिर खेलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, उसके पास आपके पास 5 शब्द दिए हुए हैं ना, एक एक ऑप्शन के लिए 4-4 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ है, 5 ब्लैंक है। रागी इज अ पॉपुलर एनुअल प्लांट दैट इज डैश विथ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। रागी बहुत सुना है, अभी बहुत सुनने में आ रही है टर्म्स, है ना, रागी के चिप्स, रागी का आटा, रागी के लड्डू, रागी की इडली, है ना। तो ये जो है एक ग्रेन है ना। रागी इज अ पॉपुलर एनुअल प्लांट दैट इज डैश विथ, लोडेड विथ, फुल विथ, सप्लाइड विथ, कंप्लीट विथ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स खूब सारे भर भर के उसमें हैं, इसके लिए क्या बोला जाएगा, फुल विथ, फुल ऑफ होता वहां पे ना तो फुल लगा देते हैं, फुल ऑफ, ठीक है, विथ नहीं आएगा। सप्लाइड विथ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, ना ना ना। कंप्लीट विथ बिल्कुल भी नहीं। लोडेड विथ, है ना, वो लोडेड है, किस चीज से लोडेड है, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स से लोडेड है। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। कितना आसान था मुझे बताओ, इसको पढ़कर ही समझ में आ रही बात, ये बहुत आसान सी लैंग्वेज होगी, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा। इट इज अ गुड डैश ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड डैश मिनरल्स। ठीक है, इट इज अ गुड व्हाट, सोर्स, कॉज, ओरिजिन, स्प्रिंग। मतलब कोई भी बता देगा मुझे, ये 5th-6th का बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। इट इज अ गुड व्हाट, इट इज अ गुड सोर्स होगा, कॉज नहीं होगा, ओरिजिन नहीं होगा, स्प्रिंग नहीं होगा, इट इज अ गुड सोर्स, अच्छा स्रोत है। किस चीज का, आयरन मिलता है इससे, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और क्या मिलता है, एंड डैश मिनरल्स। देखते हैं इस डैश में क्या आएगा भाई, है ना, कितना आसान है, फटाफट से बन रहा है भाई। देखो यहाँ पे, एंड फर्दर, अदर, अनदर, एल्स। अभी क्या आना चाहिए यहाँ पे, फर्दर मिनरल्स, फर्दर तो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, आगे वाला, है ना। एंड एल्स मिनरल्स, एल्स भी नहीं आएगा, जो नहीं आएगा हटा देते हैं, है ना। एंड अनदर मिनरल्स, अनदर भी नहीं बोला जाएगा, अदर इज द करेक्ट आंसर, एंड अदर मिनरल्स, है ना। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा,
इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। अनदर नहीं होगा, है ना, क्योंकि पहले डिस्कस कर रहे होते कुछ मिनरल्स की तो हम अनदर बोलते हैं, यहाँ तो नहीं डिस्कस किया पहले, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अदर हो गया। अगला सवाल, अगला जो ब्लैंक है, इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड डैश इन वेट लॉस एज इट कंटेन्स। क्या बोल रहा है, ये रिच है किसमें, फाइबर में, और साथ साथ में ये क्या करता है, डैश इन वेट लॉस। तो मतलब जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, रिच इन फाइबर है और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको वेट लॉस में क्या करेगा, ये मदद करेगा। कुछ ऐसा सुनाई दे रहा, साउंड कर रहा है ये। अब क्या आएगा देखो, बेनिफिट, सर्विसेज, हेल्प या एड्स। इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड डैश इन वेट लॉस, है ना, और कुछ करता है वेट लॉस में। तो बेनिफिट इन वेट लॉस, सर्विसेज इन वेट लॉस एंड हेल्प इन एड लॉस, या फिर एड्स। इट बोला है, इट है सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी होगा सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर होगा तो बेनिफिट हटा दो आप, हेल्प को हटा दो क्योंकि ये प्लूरल होंगे, एस ई एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सर्विसेज हो गया और एड्स हो गया। इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड सर्विसेज इन वेट लॉस। सर्व्स होता ना तो अलग बात होती, सर्विसेज लिखा है गलत हो गया। एड्स मतलब होता है हेल्प करना ही, है ना। एड का मतलब हेल्प करना ही होता है, पर यहाँ पर इस हेल्प में एस नहीं लगा था, उसमें लगा हुआ है, इसलिए आंसर आ जाएगा। इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड एड्स इन वेट लॉस, मतलब उसमें हेल्प करता है। एज इट कंटेन्स डैश सैचुरेटेड फैट, एज इट कैसे हेल्प करता है भाई वेट लॉस में, क्योंकि इसमें है क्या है, सैचुरेटेड फैट है, फैट बोला जा रहा है, बट कितना है क्या है देखते हैं। इट कंटेन्स डैश फैट, इट कंटेन्स एप्लीकेबल, नेग्लिजिबल, कम्युनिकेबल या नेगोशिएबल। एप्लीकेबल का कोई यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कम्युनिकेबल, कुछ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, नहीं हो रही है। नेगोशिएट करने की बात हो रही है, नेगोशिएबल बोला जा रहा है, नहीं। फैट होता है इसमें बट कितना, ना के बराबर। वेट लॉस में हेल्प करता है, हर वो चीज जो वेट लॉस में हेल्प करेगी उसमें फैट नहीं होना चाहिए या बहुत ही मिनिमल होना चाहिए। फैट है तो वो कैसे वेट लॉस में हेल्प करेगा, कॉमन सेंस। एज इट कंटेन्स, रीजन दे रहा है, एज इट कंटेन्स डैश सैचुरेटेड फैट्स, होता है बट कितना, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड यहाँ पे आ गया। आप देखो, पढ़ते हैं वापस से पूरा सेंटेंस को, पूरा पैराग्राफ। Ragi is a popular annual plant that is loaded with healthy nutrients. It is a good source of iron, protein, calcium and other minerals. It is also rich in fiber and aids in weight loss as it contains negligible saturated fats. बन गया पूरा पैराग्राफ, एकदम एक्यूरेट तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ऑप्शंस कितने फटाफट से एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन कितने फटाफट से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, राइट। बात समझ में आई। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन जो हुए हमारे एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सेशन 3 में, ठीक है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है वो कैब के इसमें कवर किए गए थे। बहुत ही शानदार सा पेपर था। आई होप आपको मजा आया होगा सॉल्व करने में और आपको अंदाजा लगा होगा कि ऐसा पेपर आता है, अब तैयारी कितनी करनी है, कैसी करनी है, इसका आइडिया आपको लगा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, मिलेंगे फिर से हम, बट आपको भूलना नहीं है, ये सरप्राइज है आपके लिए, है ना। ये जो दिवाली धमाका ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कोड क्या है बिल्कुल नहीं भूलना, आपसे नींद में कोई पूछे तो बता देना कि दिवाली 75 इज द कोड। एग्जामपुर की टीम लेकर आई है आपके लिए दिवाली धमाका, दिवाली गिफ्ट, दिवाली ऑफर। हम पूरी एग्जामपुर की टीम की तरफ से आपके लिए, हमारे चैनल पे चल रहे जितने भी कोर्सेस है सभी पे ये ऑफर वैलिड है, एप्लीकेबल है। फीस बिल्कुल 75% कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, 27 अक्टूबर तक ही आपको ये मिलेगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा ये ऑफर। तो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए। फटाफट से क्या करना है आपको, जल्दी से इंस्टॉल करो एप्लीकेशन को, है तो अपडेट करो, पेड कोर्सेज में जाओ और पेड कोर्सेज में जाके जो मन चाहे वो कोर्स लो, कोड अप्लाई कर दो दिवाली 75 और आपको मिल जाएगा 75% का डिस्काउंट। कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो ये टिकर में नंबर चल रहा है, वहां पे कॉल करके पूछ लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।